एविडेंशियरी साइलेंस, साक्ष्य के ऊपर, एविडेंस के ऊपर साधी गई चुप्पी। भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रोसिक्यूशन, पुलिस, प्रोसिक्यूशन गवाह और पीपी वगैरह सब लोग एविडेंस को लेकर एक चुप रहने की रणनीति अपनाते हैं और जहां भी आरोपी व उसके वकील साहब जरा भी ढीले हुए वहीं पर आरोपी को मार गिराते हैं। मार गिराने का मतलब है कि उसके ऊपर कन्विक्शन डाल देते हैं। कोर्ट्स में केवल बोले गए शब्द ही नहीं बल्कि मौन यानी कि साइलेंस भी निर्णायक भूमिका निभाता है। जब कोई व्यक्ति, गवाह, आईओ, पीपी वगैरह किसी गवाही, डॉक्यूमेंट या परिस्थितियों के बारे में ऐसे समय पर चुप रहते हैं जब स्वाभाविक रूप से कुछ कहा जाना चाहिए था, तो उनकी यह चुप्पी एक महत्वपूर्ण कानूनी संकेत यानी कि लीगल इन्फरेंस बन जाती है और इसे ही कानून में कहा जाता है एविडेंशियरी साइलेंस। कानून में आपने एक शब्द सुना होगा जो सेक्शन 162 सीआरपीसी में अनेक बार आता है, ओमिशन। तो हम देखते हैं कि यह एविडेंशियरी साइलेंस और ओमिशन, इनका आपस में क्या संबंध होता है। यह एविडेंशियरी साइलेंस उस ओमिशन से अधिक व्यापक होता है जिसे हम सेक्शन 162 सीआरपीसी या 145 एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं। ओमिशन यानी छूट गई बात या छोड़ दी गई बात। एविडेंशियरी साइलेंस यानी योजना बनाकर एविडेंस पर साधी गई प्रोसिक्यूशन की चुप्पी। तो ऐसे में ओमिशन के सामने इसका अर्थ हो जाएगा योजना के साथ छोड़ दी गई बात। एविडेंशियरी साइलेंस को सेलेक्टिव साइलेंस या कैलकुलेटेड साइलेंस भी कहा जाता है। हर ओमिशन एक एविडेंशियरी साइलेंस हो सकता है, लेकिन हर एविडेंशियरी साइलेंस ओमिशन नहीं होता। यानी एविडेंशियरी साइलेंस एक विशाल और व्यापक अवधारणा है जिसका एक भाग ओमिशन भी होता है। अब हम देखते हैं कि एविडेंशियरी साइलेंस के उदाहरण हमें कहां-कहां देखने को मिलते हैं। गवाह ने आईओ को तो 161 में कुछ नहीं बताया, लेकिन कोर्ट में आते ही उस गवाह ने आरोपी के ऊपर एक नया आरोप जड़ दिया। दूसरा देखें, जब गवाह से कोर्ट ने सवाल पूछा तो गवाह बिल्कुल चुप रहा। लिखित एफआईआर में एक घटना पर कुछ नहीं बोला गया, लेकिन पहले बयान में जो 161 में दर्ज हुआ उसमें उस कंप्लेनेंट ने आरोपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। ये सब एविडेंशियरी साइलेंस के उदाहरण हैं। सेक्शन 161, सेक्शन 162 सीआरपीसी या 145 एविडेंस एक्ट ने इनमें छुपे हुए ओमिशन को पकड़ने की बात कही है, लेकिन जिसे योजना के तहत छुपाया गया हो वह ओमिशन से अधिक विस्तृत और व्यापक एविडेंशियरी साइलेंस बन जाता है। गवाह ने कहा, मैंने ए द्वारा बी को गोली मारे जाते हुए देखा है। तारीख, समय और स्थान भी उसने बता दिया, लेकिन इसके आगे वह कुछ नहीं कहता। ए ने कैसे मारा, उसके पास कौन सा हथियार था, उसने एफआईआर क्यों नहीं कराई, घटना के बाद वह कहां चला गया था, पुलिस को उसने कब बताया था, ए और बी के बीच में क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी। यह सारी डिटेल्स जो एक प्राकृतिक व विश्वसनीय और पूर्ण गवाही का हिस्सा होनी चाहिए थी, उसे इस सोची विचारी चुप्पी ने ढक दिया। यही चुप्पी एविडेंशियरी साइलेंस होती है। इसे हम सेलेक्टिव साइलेंस भी कह सकते हैं, कैलकुलेटेड साइलेंस भी कह सकते हैं और इनक्रिमिनेटिंग साइलेंस भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जांच के दौरान एविडेंशियरी साइलेंस हमको कहां-कहां देखने को मिलती है। पहली बात देखिए, कोई गवाह कहता है कि उसने हत्या होते हुए देखी है, लेकिन वह यह नहीं बताता कि आरोपी घटना के बाद कहां गया, उसने पुलिस को कब सूचना दी या क्या उसने किसी को सहायता के लिए पुकारा। दूसरा देखिए, कोई पीड़िता रेप की एफआईआर में मोबाइल चैट, धमकी या पुरानी बातचीत का जिक्र नहीं करती, लेकिन जैसे ही वो कोर्ट में आती है तो कोर्ट में अपने स्टेटमेंट के दौरान ये सब जोड़ देती है और साथ साथ अपने पर्स में से निकालकर वो चैट, वो धमकी और पुरानी बातचीत के ऑडियो सीडी लगाकर कोर्ट को दे देती है। किसी घटना के बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद थे, किंतु पुलिस द्वारा दी गई चार्जशीट में या एफआईआर में किसी भी स्वतंत्र गवाह का कोई उल्लेख नहीं किया गया। यह आमतौर से उन घटनाओं के समय होता है जहां पर घटनाएं बीच बाजार में होती हैं, चलती सड़क पर होती हैं, लेकिन पुलिस वाले कभी उनमें से किसी चश्मदीद गवाह का नाम एफआईआर में
या अपनी गवाहों की लिस्ट में नहीं देते। क्यों नहीं देते? उनकी इस चुप्पी को एविडेंशियरी साइलेंस कहते हैं। जितनी भी बातें अभी हमने की हैं, इन सभी में मौन केवल संयोग नहीं है, बल्कि एक रणनीति के तहत धारा गया मौन है, और यह कोर्ट में गवाही की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने के काम आता है। और एक चतुर एडवोकेट के हाथों यह मौन कोर्ट में गवाही की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने के काम आता है, जिसे इंडियन लीगल सिस्टम बखूबी करता है। और शायद ही कोई ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन होता हो जिसमें इस तरह की चुप्पी को हम ताड़ते नहीं और फिर उसको तोड़ते नहीं। अब हम यह देखते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में इस एविडेंसरी साइलेंस का कैसे प्रयोग किया जाता है। एक अनुभवी एडवोकेट गवाही के दौरान केवल कहे गए शब्दों पर ही नहीं जाता, बल्कि गवाही के दौरान आई हुई चुप्पियों पर भी ध्यान देता है। गवाह कहां सोच समझकर चुप हो गया है, यह क्रॉस के लिए एक उत्पादक खेत बन जाता है, जिसमें सवालों की बहुत अच्छी फसल तैयार होती है। उन सवालों को हम क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पूछते हैं। हम पूछते हैं, आपने यह बात अपने 161 सीआरपीसी के बयान में तो नहीं बताई थी ना? हम यह भी पूछते हैं, आपकी पूरी गवाही इस महत्वपूर्ण बिंदु पर मौन है, ठीक बात है ना? और हम उसको इसी बात पर सजेशन भी देते हैं। मेरा कहना है कि यदि यह घटना वास्तव में हुई होती तो आप इसे आईओ को जरूर बताते। और इस तरह से हम इस एविडेंशियरी साइलेंस को ओमिशन के दायरे में ले आते हैं, जहां 162 सीआरपीसी में कानून इसको खुद ब खुद पकड़ लेगा और इसका कॉन्ट्राडिक्शन बना देगा। इस तरह का मौन कई बार गवाह की विश्वसनीयता या उसकी क्रेडिबिलिटी को कम कर देता है, और इंडियन लीगल सिस्टम इन गवाह के बयानों में से खोजकर इसे डिफेंस का हथियार बना देता है। हम इस एविडेंशियरी साइलेंस के और यूजेस भी बताते हैं, इसके कैसे प्रयोग किए जाते हैं। आपने अपने 161 सीआरपीसी के बयान में सिर्फ गोली चलने की बात कही, पर यह नहीं बताया गोली सिर पर लगी या पैर पर, नहीं बताया ना? आपने गोली लगने से घायल व्यक्ति के खून निकलने की बात बताई, लेकिन यह नहीं बताया कि वह खून सिर्फ कपड़ों पर लगा था या जमीन पर भी गिर गया था, नहीं बताया था ना? आपने यह भी नहीं बताया था कि पुलिस को आपने यह बयान कितने समय बाद दिया था, ठीक बात है ना? और हम सजेशन तो देते ही हैं जब क्रॉस के हमारे कुछ सवाल हो जाते हैं। मेरा कहना है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आप जानबूझकर चुप बने रहे, ताकि बाद में कोर्ट के सामने मनमाफिक गवाही दे सकें। हम गवाहों के इन्हीं बिन बोले बयानों के शब्दों को ढूंढकर उन पर सवाल गढ़ने की तकनीक जानते हैं, और अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसी आधार पर हम यह कहते भी हैं कि कोई परफेक्ट झूठा गवाह नहीं होता। देयर इज नो परफेक्ट फॉल्स विटनेस। और अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस बाबत हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। 2003 का एक केस हुआ था, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस भवानी। AIR 2003 SC 4230 पेज पर दिया गया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि when vital facts are omitted in the first statement to the police and later brought in before the court, the omission becomes material contradiction. जब पहली बार पुलिस को आपने बताया तो ये बात नहीं बताई, लेकिन बाद में जानबूझकर उस बात को आप कोर्ट के सामने आकर बोल रहे हैं, तो यह बात आपका एक प्रमुख कॉन्ट्राडिक्शन बन जाएगी। एक दूसरा केस बिल्कुल ताजा केस है, सुबोध सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2024 SCC ऑनलाइन। सुप्रीम कोर्ट 218 में कोर्ट ने कहा, जब कोई गवाह यह दावा करता है कि उसने पूरी घटना देखी है, परंतु वह उन तथ्यों को छोड़ देता है जो एक सामान्य व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बताता, तो ऐसी चुप्पी, ऐसी साइलेंस, यह भी एक साक्ष्य बन जाती है। इस चुप्पी को एविडेंस माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में साइलेंस को अब केवल निष्क्रिय प्रतिक्रिया नहीं माना जा सकता है, यह एक स्वाभाविक संकेत है कि कहीं कुछ छिपाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि इंडियन लीगल सिस्टम इस कानूनी अवधारणा को बहुत पुराने समय से अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में लगातार प्रयोग करता आ रहा है। हम गवाह की चुप्पी को अपने सवालों से तोड़ते हैं। और अब हम अपने व्यूअर्स का आह्वान करते हैं कि यदि आप एक एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, कोई पीड़ित व्यक्ति हैं,
तो जान लीजिए सच बोलना केवल कुछ बातें कह देना भर नहीं होता। जो जरूरी था यदि वह नहीं कहा गया तो कही गई बात सबसे बड़ा झूठ बन जाएगी। हमारा इंडियन लीगल सिस्टम इस एविडेंशियरी साइलेंस के अनकहे सच को पूरी तरह से छांट लेता है और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान इसका हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अपने जिन साथियों का क्रॉस एग्जामिनेशन हम अपनी टीम से भिजवाते हैं तो हम उनके लिए केवल सवाल नहीं भिजवाते बल्कि एक कंप्लीट कानूनी रणनीति बनाते हैं, लीगल स्ट्रेटेजी बनाते हैं और बनाकर उनको सौंप देते हैं, जो कोर्ट के भीतर सच और झूठ को अलग अलग करके जज साहब के सामने दिखा देती है। हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन गवाह की हर खामोशी में छुपे हुए शब्द बाहर निकाल लेता है और हम उन शब्दों पर सवालों से निर्णायक वार करते हैं। तभी हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन द बेस्ट बन पाता है। आप जब हमारे मेंबर बनकर अपने केस के पीडीएफ कागजात हमको भेजेंगे तो हमारे एडवोकेट्स की टीम उन कागजात को पढ़कर आपके केस की एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें आपके केस की वर्तमान स्थिति और संभावित भविष्य बताया जाएगा। वैशिंग और डिस्चार्ज पर बताया जाएगा और मेंबर्स को यह मुफ्त बताया जाएगा। आपको ध्यान यह रखना है कि पूरे केस के कागजात साफ साफ और पढ़ने योग्य हों। चादर बिछाकर मोबाइल से पीडीएफ बनाने पर उनको पढ़ना कठिन होता है। जितना पढ़ने में आसानी होगी रिपोर्ट उतनी ही अच्छी बन पाएगी, क्योंकि पूरा ध्यान कानून पर रहेगा। केस में कोई कठिनाई आने पर या पर्याप्त कानूनी सलाह के अभाव में परेशान होने पर आप हमारी रिपोर्ट से जानकारी और स्पष्टता दोनों पा सकते हैं, बिना कोई खर्च किए हुए पा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कागजात पूरे भेजें और साफ व पठनीय भेजें।